ऑल राइट। तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों बाद, एक्चुअली करोड़ों साल बाद मैं वापस आ चुका हूँ। और क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? आई एम बैक। आई एम बैक। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सामने आप देख ही सकते हैं एनसीईआरटी वाला फिगर है, और कुछ ले नहीं सकता, पता ही है ना, कॉपीराइट इश्यू। ठीक है, तो इसी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको 10th क्लास में पढ़ना था, याद है ना? ये सामने आपका ह्यूमन आई है। ठीक है, ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स हैं। देखिए, सबसे आगे का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया, फ्रंट पार्ट। ठीक है, कॉर्निया के जस्ट पीछे, कॉर्निया के जस्ट पीछे यहाँ पे देखिए, ये एक लिक्विड है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के जस्ट बाद आप ये देखिए, ये दो आपको मसल्स दिखेंगे। इसको एक्चुअली पूरा सर्कल होता है। ठीक है ना, सर्कल के बीच में एक ओपनिंग होता है। इसको अगर आप साइड से देखेंगे ना, तो आपको ऐसे और ऐसे दिखाई देगा, और ये बीच वाला ओपनिंग है। ठीक है, तो ये वही चीज है। इसको कहा गया है बच्चों आइरिस। ठीक है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, इसको क्या कहा गया है? पिपेल। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप एक लेंस देख रहे हैं, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को ऊपर से और नीचे से ना एक मसल होल्ड करके रखता है, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, लिखा हुआ है। इसके पीछे ढेर सारा लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, और यहाँ लास्ट पे एक स्क्रीन है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, और यहाँ पे जो इमेजेस बनते हैं उनको ब्रेन तक भेजा जाता है, किसके हेल्प से? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, अब हम एक एक करके अपने हिसाब से लिख के पूरा डिटेल में बताएंगे। ये मैं फिगर दिखाना चाह रहा था आपको। ठीक है ना, अब आइए चलते हैं बोर्ड पे, और बोर्ड पे आपको सब कुछ लिख के समझाते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है जी, क्या टॉपिक है? ह्यूमन आई। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। अब आप लोग भी लिखना शुरू कीजिएगा जब मैं बोलूंगा तब। ह्यूमन आई, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं सब कुछ डिस्कस करता हूँ। ये जो आप कॉपी में बनाएंगे, ठीक है ना, वो जो था अभी वो बस समझने के लिए था। ठीक है, ये आपका ह्यूमन आई है जो कि लगभग स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसके आगे आपको सबसे आगे फ्रंट में एक बल्ज दिखाई देता है, ये। ठीक है, जो सबसे मेन कंपोनेंट है हमारी आंखों का, वो एक लेंस है, वो यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं। मैं एक एक करके सारे पार्ट्स को दिखाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है ना, देखो, सबसे फ्रंट में जो है बच्चों, उसका नाम क्या है? कॉर्निया। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, लिक्विड भरा हुआ। मैं एक एक करके सबके बारे में लिखवाऊंगा अभी। पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं। इसको बोलेंगे हम एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। ठीक है, फिर आपका इस लिक्विड के जस्ट बाद में जो है,
ये जो आपको दिख रहा है, कलर चेंज कर दिए हैं थोड़ा सा, ये है आइरिस, ये है आइरिस। इसके बीच में एक ओपनिंग भी है, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया जी आपका आइरिस। और आइरिस के बीच में जो ओपनिंग है इसको हम कहेंगे प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल के जस्ट बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है वो क्या है, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसको जो है कुछ मसल्स हैं ऊपर नीचे से जो इसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, इनको हम कहेंगे सिलियरी मसल्स। यहां पीछे ढेर सारा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, ढेर सारा। इसका नाम होता है विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, और यहाँ लास्ट पे, ये इसको भी मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूँ। यहाँ लास्ट पे जो इनर पार्ट है पूरे आईबॉल का इनर पार्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं जी बच्चों रेटिना। इसे हम क्या कहेंगे, रेटिना कहेंगे। ठीक है, और इसी में एक जगह है जहाँ पे एक नर्व है जो रेटिना को और ब्रेन को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए आपके ह्यूमन आई का। ठीक है, आप एक बार वीडियो पॉज करके ना ये डायग्राम बनाइए, बाकी मैं 1 बाय 1 सबका सबके बारे में लिखवाता हूँ आपको। ठीक है ना, इनके अलावा 2 पॉइंट्स और हैं जो एनसीईआरटी वाले में मेंशन नहीं था, बट वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जो मैं बताता हूँ। जैसे जो हमारी आंखें हैं ना, सामने से जो ब्लैक वाला पार्ट दिखता है, बाकी व्हाइट वाला पार्ट दिखता है ना, वो जो व्हाइट वाला पार्ट है ना उसको स्क्लेरेटिक बोलते हैं। जो बाहर बाहर दिख रहा है ना व्हाइट वाला पार्ट, स्क्लेरा शॉर्ट में और स्क्लेरोटिक भी नाम होता है। ठीक है ना, ये स्क्लेरा और रेटिना, ये जो दो चीज है ना, इसके बीच में एक और लेयर होता है, पूरे में हर तरफ होता है। ठीक है, तो स्क्लेरा और रेटिना के बीच में एक और लेयर होगा, उसका नाम होता है कोरॉइड, कोरॉइड। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पूरे में बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ना व्हाइट वाला पार्ट, व्हाइट वाला के जस्ट नीचे नीचे जो है एक रेड रेड पार्ट रहता है बना हुआ पूरे में। कॉर्निया वाला डिपार्टमेंट छोड़ के खाली बना रहे हैं। ठीक है ना, ये जो रेड वाला लेयर दिख रहा है ना, ये रेटिना और स्क्लेरा के बीच में रहता है। ठीक है, और रेटिना में दोबारा से बना दे रहा हूँ नीचे। ठीक है, ये देखना, ये रेड वाला आप देखो कहाँ बीच में आ रहा है ना, और ये पीला वाला जो दिख रहा है ना येलो वाला, ये रेटिना है आपका।
तो यहाँ पे 3 लेयर है, ध्यान रखना। सबसे इनर मोस्ट वाला कौन है? रेटिना है। इसको मैं थोड़ा अंदर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो इनर मोस्ट वाला पार्ट है वो रेटिना है, और जो आउटर मोस्ट वाला है पार्ट वो है स्क्लेरा, आउटर मोस्ट वाला। और जो मिडिल वाला है, ठीक है ना, वो है कोराइड। मिडिल वाला, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, मिड में है, तो नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग। चलिए अब लिखने की बारी, लिखते हैं सब कुछ इसके बारे में। ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में क्या बोलेंगे? इट इज ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ह्यूमन आई, इट इज ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा, ठीक है। कैमरा में इमेज बनता है ना, आंखों में भी इमेज बनता है रेटिना पे, बट कैमरा में जो इमेज इंप्रेशन होता है ना, वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है। आंखों पे इमेज इंप्रेशन बहुत कम समय के लिए बनता है, मात्र 1/16 सेकेंड, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ। बट इमेज impression on eye, image impression on eye is only for 1/16 सेकेंड। आपने सुना होगा परसिस्टेंस, याद होगा, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। कोई एक आवाज़ सुनने के बाद उसको सुनते रहने का एहसास आपको होता है 1/10 सेकेंड्स, बोले तो 0.1 सेकेंड्स के लिए। ऐसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं ना, ठीक है, तो उसके दिखते रहने का फीलिंग उस ऑब्जेक्ट को हटा देने के बाद भी कितना देर तक रहेगा? 1/16 सेकेंड्स तक रहता है मात्र। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है ना, ये मैं लिख दे रहा हूँ। ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। एंड ह्यूमन आई, ह्यूमन आई क्या होता है बच्चों? ह्यूमन आई होता है नियरली स्फेरिकल, ठीक है ना। ह्यूमन आई इट इज नियरली spherical with a diameter of 2.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन के लिए जानते हैं, मैं इसको 2.5 सेंटीमीटर लिया करूंगा, बट है ये मेजरमेंट के हिसाब से 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इट है डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट्स मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है ना। इट हैज डिफरेंट पार्ट्स। अब मैं 1 बाय 1 करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जैसा कि मैं बताया था कॉर्निया के बारे में, है ना। तो बच्चों ये हमारे आंखों का सबसे अगला हिस्सा, ये जो सामने से आपको ब्लैक वाला हिस्सा दिखता है ना, किसी किसी का नीला भी होता है। आपको पता होगा अपने देश की मिस वर्ल्ड थी जो इसीलिए फेमस थी, उसकी आंखें नीली थी, ठीक है, कॉर्निया, ठीक है ना। तो बच्चों इट इज फ्रंट
पार्ट ऑफ आई, ठीक है ना। ये भी स्फेरिकल होता है, इट इज ऑल्सो स्फेरिकल, इट इज ऑल्सो स्फेरिकल, बट इसका स्फेयर और आई बॉल का स्फेयर अलग होता है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो स्फेरिकल, ये मैं लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट फ्रॉम a sphere of eyeball, different from sphere of eyeball। आपको ये याद होगा, ऐसे आईबॉल बनाए थे ना और आगे इसको ऐसे बनाए थे, तो इसका स्फेयर अलग है, आईबॉल का स्फेयर अलग है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। इट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आप इसको बच्चों नोट कीजिए पॉज करके, फिर आपको आगे का कहानी बताते हैं जी। लास्ट वाला लाइन को थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, इट इज thin transparent membrane through which light enters into the eye। आंखों में प्रकाश कैसे जाती है, कॉर्निया से होकर जाती है। अब ये कंप्लीट हो गया, अब इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला पॉइंट बताता हूं। स्क्लेरोटिक था ना, जिसको शॉर्ट में हम स्क्लेरा भी बोलते हैं। इट इज आउटर सरफेस ऑफ आई। और इसके बारे में और कुछ विशेष नहीं जानना है, ठीक है। अपने काम के चीज पर आते हैं। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर ये एक लिक्विड था, है ना, जस्ट बिहाइंड कॉर्निया। इट इज ए लिक्विड जस्ट बिहाइंड कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया प्लस एक्वस ह्यूमर टुगेदर act as a lens and provide most of the refraction to light entering in eye, ठीक है। आपका एक्वस ह्यूमर और कॉर्निया दोनों मिलकर एक सिंगल लेंस की तरह काम करता है, और आंखों में जितनी भी लाइट आती है ना, सबको वो क्या करता है बच्चों, रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।
चलिए आगे का बताता हूँ आपको। आइरिस है अगला। तो आइरिस क्या है बच्चों, एक ये मसल्स का बना होता है, ठीक है ना। इट इज ए muscular diaphragm act as a circular screen ठीक है। it controls amount of light entering in eye, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आंखों का कलर आइरिस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। कलर ऑफ आई डिपेंड्स ऑन आइरिस, ठीक है। अब ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कैसे करता है, प्यूपिल के हेल्प से, ठीक है ना। मैं बताया था ना, प्यूपिल, इसके बीच में छोटा सा क्या रहता है, होल रहता है, ठीक है ना। तो इट इज a small opening in the middle of iris. इसका कलर ब्लैक होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी लाइट आता है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है। इट्स कलर इज ब्लैक। its color is black because no light is reflected back from it। आपका ये जो कॉर्निया दिख रहा है ना सामने से, इसका जो कलर है ये इसके पीछे के आइरिस की वजह से है, और इसके बीच में एक छोटा सा काला डॉट दिखता है, वही आपका प्यूपिल है, ठीक है ना। और उसका साइज बड़ा छोटा होते रहता है, ठीक है। लाइट के हिसाब से, लाइट बहुत तेज है तो साइज छोटा हो जाता है, लाइट बहुत तेज लाइट में, लाइट जब धीमा रहता है डिम तो ये साइज बहुत बड़ा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, आप दोपहर में अगर घर के बाहर से घर के अंदर आए तो अचानक से आपको सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिखने लगता है, ऐसा होता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आप अगर घर से बाहर निकले दोपहर में तो अचानक से आपको लगता है जैसे आंखों में कितना ज़्यादा तेज लाइट आ रहा है, आपकी आंखें बंद हो जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप दोपहर में बाहर में हैं ऑलरेडी और आप घर में आए तो बाहर में ज़्यादा लाइट है और घर के अंदर क्या है, कम लाइट है, ठीक है। तो जब आप बाहर हैं तो आपके पुपिल का साइज छोटा रहता है, और जब आप घर में आते हैं तो उस छोटे पुपिल के साइज में घर का लाइट कम रहता है, तो कम लाइट जाता है तो आपको दिखता नहीं ठीक से, तो अंधेरा अंधेरा सा नज़र आता है, ठीक है। और जब आप दोपहर के टाइम में घर के अंदर हैं, घर में लाइट का अमाउंट कम रहता है बाहर के रिस्पेक्ट में उस समय, ठीक है। तो आपका पुपिल का साइज बड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। जैसे आप बाहर निकलते हैं तो बड़े पुपिल में ज़्यादा लाइट आता है तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको आंखें बंद करनी पड़ती है, ठीक है ना, ताकि पुपिल अपना साइज को एडजस्ट कर सके लाइट के हिसाब से, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है बच्चों, ये जो आपका पुपिल है ना ये अपने साइज को क्या कर सकता है, अभी लिख दूंगा,
पुपिल अपने साइज को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है ना, अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। लाइट का क्या चमक है, इंटेंसिटी मतलब चमक समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो इट इज ए स्मॉल ओपनिंग इन द मिडिल ऑफ आइरिस, इट्स कलर इज ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम इट। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, साइज ऑफ पुपिल, size of pupil changes according to the intensity का मतलब ब्राइटनेस, चमक, according to the intensity or brightness of लाइट, ठीक है। आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। मैं एक मैथमेटिकल रिलेशन बना के दे रहा हूं। ये जो प्यूपिल का साइज होगा ना, है ना, प्यूपिल का जो साइज होगा, ये इसको आप क्या कर सकते हैं, अपर्चर, आप इसको डायमीटर भी कह सकते हैं। तो प्यूपिल का जो साइज होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या समझ लीजिए ब्राइटनेस के हिसाब से ये इनवर्सली एडजस्ट कर जाएगा। ब्राइटनेस अगर ज़्यादा रहेगा, है ना, तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा, और ब्राइटनेस अगर कम रहेगा तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा था, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला पॉइंट बताता हूं, सिलियरी मसल। तो ये मसल्स है, ठीक है ना, ये आई लेंस को होल्ड करती है, ठीक है। इट होल्ड्स आई लेंस। ये मसल्स पता है क्या करती है, लेंस को ऊपर नीचे से पकड़े है, खींच देगा तो लेंस पतला हो जाएगा। मैं पढ़ा चुका हूँ पतले लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, ज़्यादा, और अगर कंप्रेस कर दे तो लेंस मोटा हो जाएगा, और मोटे लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, कम होता है। मतलब आई लेंस का फोकल लेंथ सिलियरी मसल्स बदलने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इट होल्ड्स आई लेंस, ठीक है ना। तो बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, बाय द एक्शन ऑफ इट कर देता हूँ, इट मतलब सिलियरी मसल, है ना, कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंजेस, ठीक है। अब चलो आपको लेंस के बारे में बतला देता हूँ, ठीक है। लेंस, या इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज क्रिस्टलाइन लेंस। ये एक बाइकन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। इट इज ए बाइकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इट इज मेड ऑफ फाइबरस प्रोटीन
फाइब्रस प्रोटीन से बना होता है ये, ठीक है ना, फाइब्रस प्रोटीनस मटेरियल। कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहता है जेली लाइक मटेरियल से बना रहता है, ठीक है ना। समवेयर इट इज ऑल्सो मेंशन्ड कि मेड ऑफ ध्यान से एक बार देख लेंगे। मटेरियल के बारे में दो इन्फॉर्मेशन रहता है, या तो जिलेटिन प्रोटीनस मटेरियल या फिर जेली लाइक फाइब्रस मटेरियल, है दोनों एक ही चीज़, दो लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है बुक्स में, मैंने दोनों बता दिया आपको, ठीक है। और ये सिलियरी मसल्स के कंट्रोल में रहता है, बता ही दी, और उसका फोकल लेंथ ये बदलवाने में हेल्प करता है, ये भी बता ही दिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हैं ना, लेंस मेकर फार्मूला याद होगा, इसमें आपने क्या पढ़ा था कि फोकल लेंथ डिपेंड करता ही किस पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ना, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलने में हेल्प करता है सिलियरी मसल, इसलिए फोकल लेंथ चेंज कर जाता है, ठीक है। ये जानकारी आपको पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी करता क्या, ये इमेज बनाता है रेटिना पे, याद रखिएगा, ठीक है ना। दिस लेंस प्रोड्यूस रियल एंड inverted image on रेटिना, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये लेंस के बारे में हो गया। अब हम अगला बात करेंगे रेटिना के बारे में, ठीक है। रेटिना, ठीक है। रेटिना क्या है, इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, है ना, इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड ऑफ, दो तरीके के सेल से बना होता है, ठीक है ना, रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है ना, मेड ऑफ two type of cells called rods and cones, ठीक है। और ये बताए थे शुरुआत में, ये आपकी ह्यूमन आई का इनर पार्ट होता है, ठीक है ना, इट इज इनर सरफेस ना, इट इज इनर सरफेस ऑफ आई बॉल, ठीक है। लेंस इस पे इमेज बनाती है, ये क्या करता है, उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। रेटिना कन्वर्ट्स लाइट सिग्नल टू electrical signal and send them to brain via ऑप्टिक नर्व के हेल्प से, है ना, उन लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूं मैं। देखिए रॉड जो है ना, ये लाइट का इंटेंसिटी
डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। यूज्ड टू डिटेक्ट इंटेंसिटी में बताया था ब्राइटनेस, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये कम लाइट और ज़्यादा लाइट दोनों में काम करता है, ठीक है ना। इट वर्क्स इन ब्राइट लाइट एज वेल एज डिम लाइट, दोनों में ये काम करता है, ठीक है ना। कौन से जो है ना वो कलर पहचानने का काम करता है, ठीक है ना। यूज्ड टू डिटेक्ट कलर्स। आप जानते होंगे प्राइमरी कलर्स कौन कौन होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, जानते हैं ना। ये मैं प्राइमरी कलर्स बता रहा हूँ, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। ये सिर्फ ब्राइट लाइट में काम करता है, ये डिम लाइट में काम नहीं करता, ठीक है ना। इट वर्क्स ओनली इन ब्राइट लाइट, नॉट डिम लाइट, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए। एक खास पॉइंट होता है येलो पॉइंट, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इट इज इन द मिडल ऑफ रेटिना। ये मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट होता है, इट इज मोस्ट लाइट सेंसिटिव पॉइंट, ठीक है। इसके उल्टा एक ऐसा पॉइंट होता है जो सबसे कम सेंसिटिव होता है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड पॉइंट, ठीक है। ब्लाइंड पॉइंट जो है बच्चों, ये क्या होता है, लिस्ट सेंसिटिव, लिस्ट सेंसिटिव पॉइंट। लिस्ट लाइट सेंसिटिव कर सकते हैं ना, ठीक है। लिस्ट लाइट सेंसिटिव पॉइंट, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, ये एक्चुअली जहां पर ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होता है ना आई से, वहीं पर होता है ब्लाइंड पॉइंट, ठीक है। नोट कर लीजिए। एक आपका विट्रियस ह्यूमर रह गया था, वो ही बता देते हैं। विट्रियस ह्यूमर, ए लिक्विड between lens and retina। इसका काम है पता है क्या, प्रेशर मेंटेन करना, आई बॉल का साइज मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। इट हेल्प्स टू मेंटेन shape and size of eyeball
बाय मेंटेनिंग प्रेशर इन इट। इस लिक्विड में प्रेशर होता है जो कि आई बॉल के शेप एंड साइज को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर, शॉर्टकट में आप इसको VHV कहते हैं। ठीक है, आप याद कैसे रखेंगे एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर कौन है? देखो ए पहले आता है ना, तो आगे वाला लिक्विड एक्वस ह्यूमर होगा और बाद वाला भी बाद में आता है, तो पीछे वाला हो जाएगा विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हमारी आंखें कहाँ तक देख पाती है, कहाँ से कहाँ तक, रेंज ऑफ विजन, हम कहाँ से कहाँ देख पाते हैं? तो हम देख पाते हैं फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। मैंने अभी रेंज ऑफ विजन की बात करी थी, है ना? तो जो सबसे नजदीक का पॉइंट हम देख पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट बोलते हैं उसे। ठीक है ना? नियर पॉइंट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट को आंख के कितना से कितना पास ले आए ताकि वो साफ साफ दिखाई पड़े। आप जानते होंगे 25 सेंटीमीटर होता है ये। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस of an object from eye to have its clear image form on रेटिना। ठीक है, इसको हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। ठीक है ना? ये 25 सेंटीमीटर होता है, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज क्या होता है बच्चों? फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई टू हैव इट्स क्लियर इमेज फॉर्म ऑन रेटिना। और ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना? ये क्या होता है? इन्फिनिटी। इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई to have its clear image form on retina। ठीक है, मैं कुछ नोट पॉइंट बताना चाहूंगा आपको। ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर जो है ना, ये पर्सन टू पर्सन और एज के साथ वेरी करता है। और वैसे ये फार पॉइंट भी जो है ना, पर्सन टू पर्सन और एज के साथ वेरी करता है। इसीलिए चश्मा लगाना पड़ता है लोगों को। ठीक है, ये नॉर्मल पीपल के लिए है, जिसको आप हेल्दी कहते हैं, हेल्दी पीपल जिसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए 25 सेंटीमीटर और ये इन्फिनिटी है। ठीक है ना? जिनको चश्मा लगा उनका समझ लेना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है,
तो ये 25 सेंटीमीटर और ये इन्फिनिटी किसके लिए होता है, ध्यान रखना, फॉर हेल्दी पीपल, जिनका हेल्दी आई है ना, फॉर हेल्दी नॉर्मल आई, ठीक है ना, ये भी वही होगा, है ना, फॉर हेल्दी नॉर्मल आई। सबके लिए 25 और इन्फिनिटी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फार पॉइंट या फिर क्या हो, नियर पॉइंट, है ना, चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन एंड एज, उम्र के साथ ये चीज़ें बदलती भी है और पर्सन टू पर्सन भी वैरी करती है, ठीक है। जैसे नियर पॉइंट जो है ना, बचपन में 7-8 सेंटीमीटर होता है और बूढ़ा होते होते ये चीज़ जानते हैं 200 सेंटीमीटर तक चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ चाइल्डहुड में, ये आपका 7-8 सेंटीमीटर रहता है और ओल्ड एज में ये चीज़ चला जाता है कहाँ, 200 सेंटीमीटर तक चला जाता है, ठीक है। वैसे ही ये जो इन्फिनिटी है, ओल्ड एज में ये कम हो जाता है, 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ये कम हो जाता है, ठीक है ना। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आपको बताते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। देखो बच्चों, एकोमोडेशन का मतलब कुछ और भी होता है शायद, है ना, फूडिंग एंड लॉजिंग, लॉजिंग को बोलते हैं क्या, एकोमोडेशन शायद, बट ये कुछ और है, ठीक है ना। क्या है कि हमारी आंखें नियर पॉइंट पे भी देख लेती है, फार पॉइंट पे भी देख लेती है ना। इमेज का डिस्टेंस फिक्स रहता है आंखों में, क्योंकि इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, रेटिना पे, तो इमेज का डिस्टेंस फिक्स है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदल रहा है, तो साथ में किसको बदलना पड़ेगा, लेंस इक्वेशन के हिसाब से फोकल लेंथ को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो आई लेंस का फोकल लेंथ वेरिएबल होता है, तो ये वेरिएबल फोकल लेंथ बदलने की जो क्षमता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब फोकल लेंथ बदलेगा तो पावर ही बदलेगा, ठीक है। तो दोनों कर सकते हो, आई लेंस का पावर बदलने का क्षमता या फोकल लेंथ बदलने का क्षमता को क्या बोलते हैं हम, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ डिटेल में, देखिएगा। इमेज, है ना, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट रेटिना, मतलब कि इमेज का डिस्टेंस आप हमेशा के लिए क्या कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदलेगा तो साथ में फोकल लेंथ को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस changes then focal तो इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंजेस देन फोकल लेंथ, है ना, या फिर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर हैज टू बी
चेंज, और ये चेंज होता भी है सिलियरी मसल के हेल्प से, बताए थे ना। तो इसी एबिलिटी को बोलते हैं हम लोग क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई, एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू चेंज its focal length is known as, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, known as power of accommodation। ठीक है, मैथमेटिकली अगर चलूँ तो मैं बता सकता हूँ, देखो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है u, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, और इमेज आपका कहाँ पर बनेगा, कन्फर्म रेटिना पे बनेगा, है ना, 2.5 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो आपने पढ़ा होगा ना, इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे, यानी कि फोकल लेंथ आपको पता चल गया, फोकल लेंथ कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। ये पता है मैक्सिमम वैल्यू है फोकल लेंथ का। तो यानी कि जब आप इन्फिनिटी पे देख रहे होते हैं ना, तो आपका आई लेंस का फोकल लेंथ क्या रहता है, मैक्सिमम। और फोकल लेंथ को अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो आई लेंस को क्या होना पड़ेगा, पतला। इस सिचुएशन में जो है ना, आपका आई लेंस थिन बना हुआ रहता है। ये थिन कैसे बन सकता है, ये थिन ऐसे बन सकता है कि सिलियरी मसल इसको पकड़ के खींच दे। ठीक है, तो ये पतला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग रिलैक्स्ड आई। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई, याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। ठीक है, अच्छा, अगर आपको फोकल लेंथ पता चल गया है तो आप पावर भी पता लगा सकते हैं जी बच्चों। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पावर इक्वल टू होता है जी 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100/2.5 आप करिए ना, 100/2.5 आप करेंगे ना तो ये आ जाएगा 40 डायोप्टर। ठीक है, ये जो पावर है वो मिनिमम होगा, पावर क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि फोकल लेंथ मैक्सिमम है तो पावर को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। ये तब की बात है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कीजिए, मैं अगला बताता हूँ, नोट कर लीजिए आप। मान लीजिए बच्चों कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो नियर पॉइंट पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है बच्चों वो क्या है, -25 सेंटीमीटर है, यानी इसको हम लोग डी भी लिखते हैं। ठीक है, इस केस में भी क्या होगा, लेंथ इक्वेशन लगा दीजिए, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, आपको पता है ना इमेज का डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, उसमें कभी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ये रेटिना पर ही बनना है ना, इसको फिक्स बात है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, 1/2.5, साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी बच्चों 1/f इक्वल टू आ जाएगा 10/25 प्लस 1/25, दैट इज 11/25, और इसका रेसिप्रोकल आप कर लीजिए तो फोकल लेंथ आ जाएगा 25/11 सेंटीमीटर। ये जो फोकल लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ का मिनिमम वैल्यू है, और आप देख सकते हैं
ये 2.5 से कम है ना, क्योंकि नीचे 11 है ना, तो 2.5 तो हो नहीं पाएगा। और इस केस में जो पावर होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। पावर क्या आ जाएगा? मैक्सिमम, जो कि क्या था 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 100 अपॉन 25, 11 चला जाएगा ऊपर, ये 44 आ गया। तो पावर का वैल्यू कितना हो गया जी 44 डायोप्टर। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आपका फोकल लेंथ आया है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 25/11 सेंटीमीटर से 25 बाई, ये 2.5 था, बाई 10 ऐसे कंपेयर करने के लिए बता दे रहा हूँ, सेंटीमीटर्स में ये डाटा। ठीक है, और पावर आपको बता रहा हूँ, पावर कहाँ से कहाँ आया था, फ्रॉम 40 डायोप्टर टू 44 डायोप्टर। ठीक है, तो यही चीज़ है मैथमेटिकली पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन को डाटा के साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए जी, पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग।